हेलो लर्नर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओशन डिपॉजिट्स के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैरीन सेडिमेंट्स के बारे में बात की थी, जिसमें पहला पार्ट हमने टेरिजीनियस सेडिमेंट्स देखा था, इसके बारे में स्टडी किया था। सेकंड जो पार्ट था वो हमने वॉल्केनिक सेडिमेंट्स के बारे में स्टडी किया था। वॉल्केनिक सेडिमेंट्स जो कि हमने देखा था कि लैंड के ऊपर भी होते हैं एंड अंडर वाटर भी होते हैं। थर्ड वी वर डिस्कसिंग द बायोजेनिक सेडिमेंट्स, यानी कि जैविक पदार्थ, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें हमने आगे चीज़ जो स्टडी कर ली थी वो ये थी कि हम बायोजेनिक यानी कि जो जैविक पदार्थ होते हैं उन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होते हैं नैरेटिक यानी तटीय, जो कि तटीय भागों में पाए जाते हैं, कोस्टल रीजन्स में। और एक होते हैं पेलाजिक यानी कि अगाध सागरीय, जो डीप ओशन में पाए जाते हैं। तो नैरेटिक डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिसमें हम जो समुद्री जीव जंतु होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनके जो अवशेष बच जाते हैं मरने के बाद में, वो जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे यानी कि महाद्वीपीय मग्न ढाल पर जमा हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नैरेटिक डिपॉजिट्स, ठीक है, यानी तटीय। और इसके बाद में आती है कैटेगरी पेलाजिक यानी अगाध सागरीय। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है कैलकेरियस यानी चूना प्रधान, और इसको भी अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है टेरोपॉड, एक है ग्लोबिजरेना। हिंदी में यही नाम आपको पढ़ने हैं, इनके अलग से हिंदी में कोई नाम नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले पेलाजिक। इसमें वो पार्ट्स आते हैं जो कि एल्गी से मिलते हैं। एल्गी यानी जो शैवाल होती है, काई होती है, उनसे हमें मिलते हैं ये डिपॉजिट। और मेनली जो है ये लिक्विड मड के रूप में होते हैं। मड यानी पंख, कीचड़, उसके रूप में ये हमें मिलते हैं, जिसको बोला जाता है ऊज। अब ऊज को हिंदी में भी ऊज ही बोला जाएगा। ये होते हैं मेनली दो तरीके के, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक चूना प्रधान होते हैं कैलकेरियस, एक सिलीशियस होते हैं यानी कि सिलिका प्रधान होते हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है चूना प्रधान। ये इसमें लाइम यानी कि चूने की मात्रा ज़्यादा होती है और ये बहुत मुश्किल से, हार्डली ये किसी ओशन की डेप्थ में पाए जाते हैं। तो ओशन की डेप्थ में जनरली ये नहीं मिलते हैं। और क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गहराई में मिलेंगे तो पानी में घुल जाएंगे, जिसकी वजह से जनरली ओशन की गहराई में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसको अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो कैलकेरियस ऊज होती है ये दो होती है, एक है टेरोपॉड, एक है ग्लोबिजरेना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि टेरोपॉड कौन सी होती है एंड ग्लोबिजरेना कौन सी होती है। देखिए, टेरोपॉड जो होती है ये मेनली मिलती है मॉलिस्क नाम के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं पानी के अंदर मॉलिस्क नाम के, उनसे ये बनती है, ठीक है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 80% होती है। क्योंकि हम देख रहे हैं ये चूने से बनी हुए हैं तो इसमें ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा ही होती है, 80% होती है। मेनली ये ट्रॉपिकल ओशंस यानी उष्ण जो महासागर होते हैं उनमें मिलते हैं और 300 से 1000 फैथम की गहराई तक ये पाए जाते हैं। मेनली कोरल्स वाले रीजन्स में ये मिलते हैं, यानी प्रवाल भित्तियाँ जहाँ पाई जाती है उन्हीं ओशंस में ये मेनली देखने को मिलते हैं। बात करते हैं ग्लोबिजरेना ओजेस के बारे में। तो ये किससे बनते हैं? ये देखिए, एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है फोरामिनीफेरा, हिंदी में भी यही नाम है फोरामिनीफेरा। इसके जो अवशेष होते हैं उससे ये ग्लोबिजरेना ओज बनती है, ठीक है। और साथ ही इसमें ग्लोबिजरेना नाम का एक जर्म यानी एक जीव भी इसमें पाया जाता है, उससे भी ये बनती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अंश कितना होता है? 64.46%, ठीक है। मेनली ट्रॉपिकल एरिया में एंड टेम्परेट एरिया में ये पाई जाती हैं, जैसे कि अटलांटिक ओशन है या पैसिफिक ओशन है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से 4000 की जो फैथम की जो गहराई है उसमें ये पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है सिलीशियस ऊजेज यानी कि सिलिका प्रधान ऊज। इसमें सिलिका ज़्यादा होती है, चूना जो होता है, कैल्शियम जो होता है वो कम होता है। तो सिलिका कंटेंट डोमिनेट्स इन इट, यानी कि सिलिका की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। एंड इट डजेंट डिजॉल्व बिकॉज ऑफ लेस कैल्शियम। इसमें चूने की मात्रा कम होती है, इसलिए ये जल्दी से पानी में घुलती नहीं है। और वार्म वाटर, कोल्ड वाटर दोनों में ही गहराई में मिलती है, ठीक है, डेप्थ में पाई जाती है। इसको अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है रेडियोलेरियन, एक है डायटम। रेडियोलेरियन जो होती है वो किससे बनती है? रेडियोलेरिया और फोरामिनीफेरा नाम के जो जीव होते हैं उनसे ये बनती है। जबकि डायटम जो होती है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो होते हैं, जो सूक्ष्म पौधे होते हैं जिन्हें नेकेड आई से देखना मुश्किल होता है, उनसे ये बनती है। ये जो रेडियोलेरियन है ये 2000 से 5000 फैथम की गहराई पे मिलती है और ट्रॉपिकल जो ओशन है उसमें मिलती है, और पैसिफिक ओशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये कवर करती है। जबकि अगर हम बात करें डायटम ऊज की तो ये ब्लू दिखाई देती है अगर आप लैंड सरफेस के आसपास में इसको देखते हैं। जैसे जैसे डीप ओशन में जाएंगे तो वहाँ पे इसका कलर
या क्रीमिश होता जाता है और बहुत गहराई में हायर लैटिट्यूड्स पे, उच्च अक्षांश पे ये मिलती है। तो ये हमने बात कर ली फर्स्ट जो थर्ड कैटेगरी थी उसके बारे में। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट अपनी फोर्थ कैटेगरी, इनऑर्गेनिक मरीन सेडिमेंट्स यानी कि अकार्बनिक पदार्थ। ये कौन से होते हैं? इसमें मेनली हम डोलोमाइट को, आयरन को, मैंगनीज को और फॉस्फेट, इस तरीके के जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट है रेड क्ले, लाल मृतिका। ये पूरे ओशन का सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करती है और सबसे गहराई पे पाई जाती है। ठीक है, इसमें एल्यूमिनिया के सिलिकेट्स मिलते हैं, आयरन के ऑक्साइड मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड दिखाई देता है। ठीक है, ये नेचर में हाथ लगाने पे कैसी दिखती है? सॉफ्ट, ग्रीसी यानी चिपचिपी होती है और रेडिश इसका कलर होता है। लेकिन आप जब इसको सुखा लेते हैं तो सुखाने के बाद में थोड़ी सी ब्राउनिश या रेडिश कलर की दिखने में लगती है। 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ के बीच का जो जोन है उसमें मुख्यतः ये पाई जाती है और मेनली ये वाली जो ओशंस के पार्ट है यहाँ पे ये मिलती है। और लास्ट फिफ्थ है कॉस्मोजेनिक, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो स्पेस से जो हमें मिलते हैं वो, यानी अंतरिक्ष से जो मिलते हैं वो। दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ मेटेरॉइड्स इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जो मेटेरॉइड्स होते हैं उनके टकराने से जब ये बनती है तो इसकी जो धूल मिट्टी होती है वो अर्थ के ऊपर सब जगह गिरती है, तो सरफेस पे भी और पानी में भी गिरती है। तो पानी में जब ये जमा हो जाती है तो उससे बनने वाले जो डिपॉजिट्स होते हैं वो होते हैं कॉस्मोजेनिक सेडिमेंट्स। तो इसी के साथ में ये पार्ट 3 भी ख़त्म होता है और पूरा जो टॉपिक है ओशन डिपॉजिट्स वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। आपके क्या व्यूज़ हैं, कैसा लग रहा है आपको पढ़ना? अगर आपके कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए, हिंदी मीडियम वालों की बार बार डिमांड आती है कि मैम हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, हिंदी में समझाइए। तो देखिए, मैं मैटर भले इंग्लिश में लाती हूँ लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन उसको हिंदी में करने की कोशिश ही करती हूँ। और आज का जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है इन दिनों में, उसमें हिंदी